हेलो, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज से हम हिंदू लॉ की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और ये हिंदू लॉ से रिलेटेड हमारा पहला वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आता है कि हिंदू लॉ क्या है। हिंदू विधि क्या है। हिंदू विधि अनेक संस्कृत ग्रंथों, वेदों और प्राचीन काल से प्रचलित प्रथाओं और रूढ़ियों पर आधारित विधि है जो हिंदुओं पर लागू होती है। मतलब जितने भी हम लोगों के संस्कृत में ग्रंथ थे संस्कृत के, और जो वेद हैं हमारे, और जितनी भी जो पुरानी कस्टम्स या कल्चर्स थे हमारे, उन सब पर ये बेस्ड है और ये हिंदूज को लागू होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ की। तो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ क्या है देखते हैं। ये दो पार्ट्स में डिवाइड है सोर्सेज, पहला एंशिएंट और दूसरा मॉडर्न। फिर इसके बाद एंशिएंट सोर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट और चौथा कस्टम। इसी तरह से मॉडर्न सोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रेसिडेंट, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस और तीसरा लेजिस्लेशन। क्लियर। आइए हिंदू विधि के स्रोतों को निम्नलिखित 2 प्रमुख भागों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसा हमने पीछे पढ़ा, पहला प्राचीन एंशिएंट, इसके अंतर्गत 4 चीज़ें आती हैं, श्रुति, स्मृति, भाष्य, निबंध और प्रथाएं। इसी तरह दूसरा सोर्स है आधुनिक सोर्स यानी कि मॉडर्न सोर्स। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, पहला आता है न्याय, साम्य और सद्विवेक, दूसरा आता है विधान और तीसरा आता है न्याय निर्णय। ठीक है, अब आगे इन्हें हम समझते हैं थोड़ा थोड़ा। डीपली नहीं जाऊंगी क्योंकि आप लोगों ने हिस्ट्री की क्लास भी की है, तो उसमें आपको सर ने बहुत अच्छे से समझाया है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें श्रुति क्या होती है। श्रुति का मतलब होता है जो कुछ भी सुना गया और उसको सुनने के बेस पर राइट करना, उसका कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट तैयार करना उसको सुनकर, उसको कहते हैं हम श्रुति। ये वाक्य ईश्वर द्वारा ऋषियों को प्रकट किए गए थे और उसी रूप में अंकित किए गए। श्रुति में 4 वाद्य, 6 वेदांग और 18 उपनिषद शामिल है। 4 वेद सबसे पहले आते हैं इसमें। चारों वेद आपको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक, और इन वेदों के बाद विकास हुआ है वेदांगों का। जो वेदांग हैं, इनके विकास क्रम में वेदांगों का स्थान है। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं, कल्प, व्याकरण, छंद, शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त। ठीक, इसी तरह से उपनिषद आते हैं इसके बाद। तो उपनिषद कितने हैं हमारे? 18। उपनिषदों को वेदांत के रूप में जाना जाता है या वेदों के समापन भाग के रूप में जाना जाता है और हिंदू धर्म के उच्चतम सिद्धांतों का ये प्रतीक है, साइन है। उन्हें ये दर्शाता है। क्लियर, आगे चलते हैं। दूसरा आता है स्मृति। स्मृति क्या होती है? कुछ भी जो आपको याद है। श्रुति स्मृति में दोनों में फ़र्क इतना होता है कि श्रुति क्या होती है कि जो आपने उस टाइम सुना और उसी टाइम आपने उसको लिखा। स्मृति क्या होती है? अब जो आप सुन चुके थे, आपके पूर्वजों से आपने उन्हें से सुना, आपको जितना याद रहा आपने उतना बता दिया। ठीक, तो वो हो गई स्मृति, यानी कि स्मरण रखना, मेमोरी। स्मृतियाँ मानवीय कृतियाँ मानी जाती हैं। स्मृतियाँ उन्हीं ऋषियों द्वारा संकलित की गई थी जिन्हें वेद का ज्ञान हुआ, अर्थात जिन्हें ईश्वर द्वारा वेद का ज्ञान दिया गया। ठीक, अब उन्होंने जो सुना, अब उनको जो जो याद रहा उन्होंने वो यहाँ पर लिखा। उन्हें भी उसी प्रकार प्रमाणिक माना जाता है जिस प्रकार हम श्रुतियों को मानते हैं। इन स्मृतियों में दिए गए नियमों को निर्विवाद समझा जाता है, यानी कि इनके ऊपर आप कोई किसी भी तरह का कोई वाद नहीं कर सकते। ठीक है, इन्हें आप काट नहीं सकते। इन स्मृतियों क्योंकि इनकी श्रेष्ठता पर किसी को संदेह नहीं होता। स्मृतियों के पहले मनुस्मृति। स्मृति में सबसे पहले क्या आती है? मनुस्मृति। इसके बाद आती है याज्ञवल्क्य स्मृति और उसके बाद आती है नारद स्मृति। सभी स्मृतियों में मनुस्मृति को सबसे ऊपर रखा गया है, हम इसमें पढ़ेंगे भी। उसके विरुद्ध स्मृति को मान्य स्मृति नहीं माना जाता। ये 3 स्मृतियाँ सबसे अहम मानी गई हैं। स्मृति की विधि हिंदू विधि के मेरुदंड है, यानी कि क्या है ये? उनके लिए एक
जैसे फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर है उनका, उनके लिए एक वो बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। स्मृति की विधि की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि वह प्रयोग में आने वाली विधि का सन्निवेश करती है। जो भी कोई यूजेबल लॉ होता है उसको वो अपने आप में ले लेती है। उसमें समाज की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है और जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हुआ होगा वैसे वैसे उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लॉ को अपने में ढाला होगा और लॉ बनाया होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। तीसरा है टीका और निबंध। हिंदू विधि के विकास के अगले चरण में स्मृतियों पर आधारित अनेक टीका और निबंधनों का स्थान है। जब किसी एक स्मृति की व्याख्या की जाती है तो वह टीका कहलाती है। हमने स्मृति पढ़ी, उसका हमने समरी तैयार की, समरी क्या हो गया? टीका हो गया। ठीक है। और जब कई स्मृतियों का एक साथ व्याख्या की जाती है तो उसे हम निबंध कहते हैं। मतलब ऐसे कई चीज़ थी एक साथ जोड़ के उनके बारे में हमने एक काफ़ी बड़ी सी कोई चीज़ लिख दी तो उसको हमने कहा ऐसे, या क्या कहेंगे इसको हम, डाइजेस्ट। समय के साथ कई टीकाओं का विकास हुआ। आज की स्थिति में स्मृति से टीका और निबंध की अधिक मान्यता है। ठीक। चौथी है प्रथा यानी कस्टम। जब मनुष्य समूह में रहने लगा तब सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन के लिए व्यक्ति का व्यवहार कुछ विशिष्ट नियमों के अनुरूप होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब व्यवहार लंबे समय से और एक रूपता से अनुपालित किए जाने के कारण विधि का बल ले लेता है, प्रथा और रूढ़ी कहलाता है। भाई जनरली सी बात है कि अगर मेरे पूर्वजों ने कोई काम किया है उसके बाद भी वो काम रेगुलर चलता आ रहा है विदाउट एनी ब्रेक, तो वो क्या हो गया, हमारे यहाँ की एक अपनी रूढ़ी बन गई, हमारे यहाँ की एक प्रथा बन गई। फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई ये जो कुआं है ये इनका पुश्तैनी कुआं है। मान लिया किसी को कोई पुश्तैनी कुआं है तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा? जो उनके यहाँ पे सबसे बुज़ुर्ग होगा वो बताएगा जाकर कि भाई हाँ भाई इनके यहाँ से तो बहुत पहले से रीत चलती आ रही है, इनकी जो पिछली पीढ़ियाँ भी थी वो भी इसी कुएं से पानी भर रही थी, तो ये तो इनका एक पुश्तैनी कुआं है और ये लोग यहीं से पानी भरते हैं, कहीं और से नहीं भरते। तो ये उनके यहाँ की एक रीत बन गई। या अगर मैं इसी के बेस पे एक आपको जवाब देती हूँ तो वो ये है कि मान लिया किसी के यहाँ पे कोई कस्टम है कि भाई जैसे शादी है, हमारे यहाँ जनरली क्या होता है कि फेरे लिए जाते हैं शादी में, वहाँ फेरे नहीं लिए जाते, वहाँ सिर्फ गले में हार पहनाने से किसी के यहाँ शादी हो जाती है और उस जगह की प्रथा ही यही है कि भाई शुरू से वहाँ गले में हार पहना दिया अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को, तो वो उसकी वाइफ बन गई। और वो बहुत लंबे टाइम से आ रही है, मतलब सैकड़ों सालों से चलती आ रही है, तो वो उस रूढ़ी का रूप ले लेगी और वो आगे चल के लॉ बन जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। 3 प्रकार के कस्टम्स है। पहले स्थानीय प्रथा, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, वे प्रथाएं जिनकी सीमाएं किसी विशेष इलाके से संबंधित हैं, जैसे राज्य या जिला। यह प्रथाएं उस जगह विशेष के निवासियों पर बाध्य होती है। अब विवाह की ये रीति है तो ये तो उतने क्षेत्र के सभी के ऊपर बाध्य हो गई ना। फिर आई सांप्रदायिकता प्रथा। ये रीति रिवाजों किसी संप्रदाय या जाति विशेष के सदस्य पर लागू होते हैं। मतलब कि भाई हमारे जो पूरी मतलब एग्जाम्पल की मान लिया अगर किसी की कोई जाति है उसमें कोई अपनी तरफ से उनके पूर्वजों ने कोई संस्कार किया हुआ है कि, और वो वैसे नहीं आता, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जब भी हमारे यहाँ कोई सपोज़ अगर किसी के यहाँ कोई पैदा होता है तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ जब कोई पैदा होता है तो हमारे यहाँ तो कुछ भी कोई भी ऐसा फंक्शन करना किसी भी तरीके का जो उनका अपना घर समुदाय में होता हो वो फंक्शन और किसी के यहाँ ना होता हो, तो उस फंक्शन को करना उनके यहाँ का रिवाज है।
और वो कई सालों से चलता चला आ रहा है। तो जब वो चलता चला आ रहा है, चलता चला जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सभी के यहाँ हो, लेकिन एक विशेष संप्रदाय, एक स्पेशल ग्रुप में अगर वो कम्युनिटी में अगर हो रहा है तो वो वहाँ की उसकी अपनी कस्टम बन जाएगा। वो पूरी कम्युनिटी वही फंक्शन फिर करा करेगी। क्लियर। ऐसी पारिवारिक प्रथा, ये प्रथा एक विशेष परिवार से संबंधित है। जैसे मैंने आपको कुएं का एग्जांपल दिया कि भाई इनके परिवार के पुश्ते जो हैं, इनकी पुश्ते वो भी उसी कुएं से पानी भरती आ रही है, तो ये तो इनका पुश्तैनी कुआं है, वो हो गया पारिवारिक। क्लियर। आगे चलते हैं। अब बात आती है मॉडर्न सोर्सेस की। तो मॉडर्न सोर्स आपको बताया था 3 तरीके के होते हैं। तो इसमें पहला क्या है? न्याय, साम्य, सद्विवेक। जब किसी विषय के संबंध में स्मृति या टीका आदि मौन हो, मतलब इनमें उसके बारे में कोई भी प्रोविज़न नहीं दिया गया हो, या स्मृति में विरोधाभास हो, भाई ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं आपस में, तब उस विषय के संबंध में उत्पन्न विवाद को सुलझाने के लिए न्यायालय न्याय, साम्य और सद्विवेक से काम लेना चाहिए। यानी कि अपनी होता है ना कि अगर जज को भाई किसी फैसला देने में कोई दिक्कत हो रही है और कहीं उसका कोई प्रोविज़न नहीं मिल रहा, तो हमारे यहाँ डिस्क्रिशन पावर है कि वो अपनी डिस्क्रिशन पावर यूज़ कर सकता है, अपने विवेक से उस चीज़ को सुलझा सकता है। ठीक। दूसरे शब्दों में किसी विशेष मामले में न्यायाधीश को अपनी राय उचित या न्यायसंगत आधार पर बनानी चाहिए। जैसा मैंने आपको अभी बताया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुनाथ बनाम कमलाबाई के मामले में ये माना कि किसी स्पष्ट शास्त्रीय लिखित के अभाव में न्यायालय को यह अधिकार है कि वह मामले को न्याय, साम्य और सद्विवेक के आधार पर निश्चित करे। क्लियर। आगे चलते हैं। सेकंड हो गया इसमें विधान। तो विधान से क्या मतलब है? हमारी विधायिका द्वारा पारित विधि या अधिनियम। भाई लेजिस्लेशन क्या हुआ? जो हमारी लेजिस्लेटिव हमें जो एक्ट देती है या जो लॉ बनाती है हमारे लिए, वो आधुनिक युग में जब विधायिका का गठन किया जा चुका है, तब नए कानूनों को बनाने, उनमें संशोधन करने या उन्हें समाप्त करने का अधिकार विधायिका को ही प्राप्त है। ये विधान या अधिनियम ही हिंदू विधि के मुख्य स्रोत हैं। हम सब जानते हैं, इसे डिस्कस करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तीसरा कहता है न्यायिक निर्णय। जब विधायिका द्वारा पारित विधि या अधिनियम किसी विषय पर मौन हो और उनमें विरोधाभास हो, तब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा उस विषय पर पारित निर्णय का भी मार्गदर्शन लिया जाता है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश भी विधि के समान बाध्य रहते हैं। होता है ना कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने, हम देखते नहीं हैं अपने जितने भी हमारे प्री वर्डिक्ट्स हैं, जो भी हमने पहले पूर्व में निर्णय दिए हैं, उनका अनुसरण ही तो करते हैं हम, उन्हीं को तो हम आगे फॉलो करते हैं, उन्हीं से तो नई नई चीज़ें निकल कर आती हैं। तो जो भी कोई जजमेंट दिए जा चुके हैं पहले, उनको भी हम सोर्सेज में ले सकते हैं। क्लियर। तो अब देखते हैं हिंदू विधि की शाखाएं, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। ये 2 होते हैं, एक मिताक्षरा और दूसरा दायभाग। मिताक्षरा जो है, इसकी 5 जगह इसकी शाखा है। बनारस शाखा, दूसरी मिथिला शाखा, तीसरी द्रविड़ या मद्रास शाखा, चौथी महाराष्ट्र या मुंबई शाखा और 5वीं पंजाब शाखा। अब आगे चलते हैं। हिंदू विधि के अनुसार दाय भाग की भी 2 पद्धति है, मतलब दाय की 2 पद्धति है। पहली मिताक्षरा पद्धति और दूसरी दाय भाग। दाय भाग पद्धति जो है वो बंगाल और असम में प्रचलित है। ये आप ध्यान रखना कि मिताक्षरा जो है वो इन 5 जगह में प्रचलित है, और जो दाय भाग है वो बंगाल और असम में प्रचलित है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है प्री में, इसलिए ये बहुत ढंग से आपको याद रखना चाहिए कि ये 5 बनारस, मिथिला, द्रविड़, महाराष्ट्र, पंजाब, ये मिताक्षरा की स्कूल्स हैं, और दाय भाग की क्या है? बंगाल और असम। ठीक। मिताक्षरा पद्धति भारत के अन्य प्रांतों में मिताक्षरा विधि में अन्य प्रांतों में आती है। मिताक्षरा विधि में संपत्ति का न्यायगमन उत्तरजीविता और उत्तराधिकार से होता है, और दाय भाग में उत्तराधिकार से मतलब है।
तो इसका क्या मतलब हुआ, जब हम सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे इस चीज़ को हम डीपली वहाँ पढ़ेंगे कि ये सब सक्सेशन से रिलेटेड है, कि इनमें बताया जाता है कि किस तरह से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब और कुछ है नहीं इसमें, तो आज हम इसे इतना ही रखेंगे। कल इसकी थोड़ा बहुत शायद और रह गया, तो हम इसको 2 से 3 दिन में इसको हम निपटा देंगे। कुछ ज़्यादा लंबा इसे खींचने वाला कुछ है नहीं। हिंदू लॉ का मैरिज एक्ट जो है हम वो 2-3 दिन में, मतलब हर एक एक्ट हमारे पास इतने टोटल कितने एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट हो गया, और क्या कहते हैं आपका माइनर एक्ट हो गया, और सक्सेशन एक्ट हो गया। ये 4 एक्ट हमारे पास हैं। तो कोशिश करेंगे इन चारों एक्ट को हम 2-2 दिन में कवर कर ले पूरा। इसके बाद इसमें कुछ ऐसा बचता नहीं है, तो कल से हम हिंदू मैरिज एक्ट शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, और इसके ख़त्म होने के बाद हम मुस्लिम लॉ स्टार्ट कर देंगे। और मुस्लिम लॉ में एक चीज़ है कि उसमें क्वेश्चन बेस्ड फॉर्म में मैं आपको कराऊंगी, वो इस तरह ना पढ़ा कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बस वही मैं इस तरह समझाऊंगी मुस्लिम लॉ में, बाकी आपको क्वेश्चनेबल फॉर्म में समझाऊंगी मैं, जैसे जैसे प्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस बेस पर। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू।